सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। आज हम लोग यूपीएससी फिलॉसफी प्रिपरेशन में चारवाक दर्शन देखेंगे और आज हम लोग चारवाक की ज्ञान मीमांसा का निषेधात्मक पक्ष देखेंगे और निषेधात्मक पक्ष के तहत अनुमान का खंडन चारवाक ने कैसे किया और अनुमान का खंडन करके चारवाक ने कैसे प्रत्यक्ष को ही अपने ज्ञान का एकमात्र साधन माना, आज हम लोग इसी को देखेंगे। चारवाक कहते हैं कि पश्चात अनुमान का मतलब होता है पश्चात ज्ञान, जिसमें प्रत्यक्ष को देखकर हम अप्रत्यक्ष का अनुमान लगाते हैं। यह एक प्रकार का व्याप्ति है, यानी वर्तमान को देखकर हम भविष्य का अनुमान लगा रहे हैं, ये एक प्रकार का व्याप्ति है। चारवाक कहते हैं कि अनुमान जो है वो व्याप्ति पर आधारित होता है। जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, ये एक व्याप्ति वाक्य है। इस व्याप्ति वाक्य के आधार पर हम इसका अनुमान लगाते हैं कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग होगा। और अनुमान चूंकि व्याप्ति पर आधारित है और व्याप्ति स्वयं अप्रमाणिक है, व्याप्ति की स्थापना स्वयं नहीं की जा सकती है, तो व्याप्ति पर आधारित अनुमान कैसे स्थापित हो सकता है, प्रमाणित हो सकता है। इसीलिए चारवाक अनुमान प्रमाण के खंडन में सबसे पहले उस अनुमान के आधार स्वरूप व्याप्ति का ही खंडन करते। तो सबसे पहले चारवाक अनुमान के खंडन में सबसे पहले व्याप्ति का ही खंडन करते हैं, क्योंकि चारवाक का यह मानना है कि प्रत्येक अनुमान जो है वो व्याप्ति पर ही आधारित है और यदि व्याप्ति का खंडन कर दिया जाए तो अनुमान का खंडन स्वयं हो जाएगा। ठीक है ना? यही कारण है चारवाक व्याप्ति का खंडन करते हैं। कैसे करते हैं? चारवाक पहला तर्क देते हैं कि व्याप्ति की स्थापना संभव नहीं है। यदि व्याप्ति को हम प्रत्यक्ष के माध्यम से स्थापित करना चाहे तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम व्याप्ति वाक्य का अवलोकन भूत, भविष्य और वर्तमान, यहां तक कि वर्तमान में नहीं कर सकते। जैसे अगर हम एक व्याप्ति वाक्य ले लें, जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। अब इस व्याप्ति वाक्य को अगर हम प्रत्यक्ष के माध्यम से सिद्ध करना चाहें तो हमको देखना पड़ेगा कि सभी धूमवान वस्तु अग्नियुक्त है, यानी जितने भी धूमवान वस्तु हैं वो क्या है, वहां पर आग है। इसको हमको देखना पड़ेगा, तभी तो हम अनुमान लगाएंगे कि जहां जहां धुआं वहां आग है। अब प्रत्यक्ष के माध्यम से ना ही हम भूत को देख सकते हैं ना ही भविष्य को देख सकते हैं, यहां तक कि वर्तमान में भी सभी धूमवान वस्तुओं को अग्नियुक्त नहीं देख पाएंगे। कहां देख पाएंगे? कहां देख पाएंगे? 100 जगह, 50 जगह, कितनी जगह देख पाएंगे? इसका तो मतलब यही हुआ कि कोई भी व्याप्ति वाक्य, जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, इसको प्रत्यक्ष के माध्यम से सिद्ध इसलिए नहीं किया जा सकता है कि ना ही हम भूत का अवलोकन कर सकते हैं ना ही भविष्य का, यहां तक कि वर्तमान के भी सभी स्थानों का हम अवलोकन नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष के माध्यम से व्याप्ति की स्थापना नहीं की जा सकती। असल में चारवाक यह दिखाना चाह रहे हैं कि किसी माध्यम से व्याप्ति की स्थापना संभव ही नहीं है, और जब व्याप्ति की स्थापना संभव नहीं है तो व्याप्ति के आधार पर अनुमान कैसे सिद्ध हो पाएगा, कैसे संभव हो पाएगा? तो असिद्ध हो जाएगा, अप्रमाणिक हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा। इसके बाद चारवाक कहते हैं, अब तो उन्होंने सिद्ध कर दिया प्रत्यक्ष के माध्यम से नहीं हो पाएगा। अब चारवाक कहते हैं कि व्याप्ति की स्थापना अनुमान के माध्यम से भी नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है भाई? इस प्रकार यहां तो ये हो जाएगा कि अनुमान व्याप्ति पर आधारित है और आप व्याप्ति की स्थापना अनुमान के आधार पर कर रहे हैं, यानी यहां अन्योन्याश्रय संबंध हो जा रहा है। अन्योन्याश्रय संबंध माने एक दूसरे पर निर्भरता का संबंध हो जाएगा, एक दूसरे के आश्रय में स्थापित हो जाएंगे। व्याप्ति अनुमान व्याप्ति पर आधारित है और अभी आप व्याप्ति की स्थापना अनुमान पे कर रहे हैं, इसको अन्योन्याश्रय संबंध कहते हैं। अन्योन्याश्रय संबंध एक दोष होता है, और जब अन्योन्याश्रय संबंध आ गया तो ये प्रमाण हो ही नहीं सकता है। यानी यदि अनुमान के आधार पर हम व्याप्ति की स्थापना करना चाहें तो इस प्रकार से व्याप्ति पर अनुमान आधारित हो जाएगा और अनुमान व्याप्ति पर आधारित हो जाएगा। इस प्रकार से अन्योन्याश्रय संबंध हो जाएगा।
और यह सिद्ध हो नहीं पाएगा, यानी अनुमान के माध्यम से भी नहीं सिद्ध कर सकते हैं। चार्वाक कहते हैं व्यक्ति की स्थापना हम कार्य कारण संबंध के माध्यम से भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कार्य कारण संबंध जो होता है, अगर सामान्य होता है तो वो भी एक प्रकार का व्याप्ति ही होता है। प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता ही होता है। अगर इसको सामान्य कर दिया जाए तो यह भी एक प्रकार का व्याप्ति ही है कि कारण में कार्य निहित है, कारण में कार्य निहित है, यह भी एक प्रकार का व्याप्ति है। तो एक व्याप्ति की स्थापना हम अगर कार्य कारण संबंध के आधार पर करते हैं तो एक व्याप्ति की स्थापना दूसरे व्याप्ति के आधार पर होगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? चक्रक दोष हो जाएगा। चक्रक माने व्याप्ति 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 की स्थापना व्याप्ति के आधार पर, व्याप्ति की स्थापना व्याप्ति के आधार पर, एक चक्र के अनुसार हम चलेंगे, इसको चक्रक दोष बोलते हैं। तो यदि हम कार्य कारण संबंध के आधार पर हम करें तो यहां चक्रक दोष आ जाएगा, इससे भी नहीं स्थापना हो सकती है। व्याप्ति की स्थापना शब्द प्रमाण के आधार पर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि शब्द का तो आधार ही क्या है? अनुमान है। इस प्रकार एक अनुमान का स्थापना दूसरे अनुमान के आधार पर नहीं हो सकता है। यानी अगर हम चाहें कि शब्द प्रमाण के आधार पर अनुमान को सिद्ध करना, तो शब्द की स्थापना भी एक प्रकार का अनुमान है। शब्द प्रमाण का जो आधार होता है वो एक प्रकार से अनुमान है। तो एक अनुमान की स्थापना दूसरे अनुमान पर आधार पर किया जाएगा, क्योंकि व्याप्ति अनुमान पर आधारित है और व्याप्ति की स्थापना आप अनुमान के आधार पर, शब्द के आधार पर करने जा रहे हैं, तो एक अनुमान की स्थापना दूसरे अनुमान पर हो जाएगा। तो इस आधार पे भी हम शब्द के प्रमाण के आधार पर नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार चार्वाक का कहना है कि व्याप्ति की स्थापना किसी प्रकार से संभव नहीं है, और जब व्याप्ति की स्थापना संभव नहीं है तो व्याप्ति के आधार पर जो अनुमान की स्थापना हम लोग करते हैं वो भी संभव नहीं है। इस प्रकार से यदि व्याप्ति अप्रामाणिक है तो उस पर आधारित अनुमान भी अप्रामाणिक होगा, असिद्ध होगा, अयथार्थ होगा, संदिग्ध होगा। यह तो चार्वाक का अनुमान का पहला खंडन हो गया। दूसरा, चार्वाक कहते हैं कि अनुमान अप्रामाणिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह हमेशा संदिग्ध और अनिश्चित होता है। कैसे? यदि हम आकाश में काले बादल देखकर वर्षा होने का अनुमान करते हैं तो हमेशा सही नहीं सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा आकाश में काले बादल होने से वर्षा नहीं होती, हमेशा नहीं होती है। तो चूंकि हमारे अनुमान हमेशा सत्य सिद्ध नहीं होते हैं, इसलिए अनुमान अप्रामाणिक हो जाएगा। इसी आधार पर चार्वाक एक महत्वपूर्ण मीमांसा करते हैं। क्या कहते हैं? चार्वाक का कहना है कि वास्तव में जो अनुमान प्रमाण है वो एक प्रकार से तार्किक प्रक्रिया नहीं है, वो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अनुमान एक, देखिए कितना साइंटिफिक मीमांसा विश्लेषण कर रहे हैं। चार्वाक कहते हैं कि अनुमान की प्रक्रिया जो है वो कोई तार्किक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह मानसिक प्रक्रिया है। ये अनुभवों के समय हमारे मन में स्थापित, अनुभवों के समय हमारे मन में स्थापित सहचर्य का परिणाम है, जिसके अंदर तार्किक निश्चयात्मकता का होना लेस मात्र आवश्यक नहीं। क्या मतलब? वो कह रहे हैं कि जब हम लोग बार बार अपने मन में कोई घटना होते होते देखते हैं कि जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, तो ये घटना हमारे मन में, अनुभव में बार बार आती है। तो हमारे मन में एक सहचर्य स्थापित हो जाता है कि भाई जहां जहां धुआं वहां वहां आग होगा ही। लेकिन ये प्रमाणित तो है नहीं। अगर हम देख रहे हैं एक बार काले बादल आया, वर्षा हो गया, दूसरी बार काले बादल आया, वर्षा हो गया, तीसरी बार काले बादल आया, वर्षा हो गया। अब हमारे मन में एक सहचर्य स्थापित, सहचर्य माने संबंध का मतलब हुआ एक के होने के बाद दूसरा होना, एक के होने के बाद दूसरे का होना, ये सहचर्य संबंध है। रेगुलर घटना बार बार हो, अगर एक के बाद घटना बी घटती हो, बार बार घटती हो, तो सहचर्य संबंध हो जाएगा कि एक के बाद बी आएगा ही आएगा। तो चार्वाक कह रहे कि अनुभवों के समय हमारे मन में जो सहचर्य स्थापित हो जाता है, अनुमान उसी का परिणाम है।
लेकिन इसमें तार्किक निश्चयात्मकता होना कोई भी जरूरी नहीं। इसी कारण से अनुमान प्रमाण क्या होता है? संदिग्ध होता है और अनिश्चयात्मक होता है। तो लोगों का कहना है कि भाई अगर अनुमान प्रमाण का नहीं कोई जरूरत है, अप्रमाणिक, तो हम रोज प्रयोग कैसे करते हैं? चार्वाक कहते हैं कि ये अनुमान विषय की भ्रांति है। हमारे मन में चूंकि हम घटनाओं को बार बार होते देखते हैं, तो हमारे मन में ये स्थापित हो जाता है कि ये घटना घटेगी। ये एकमात्र अटकल ही है, अटकलबाजी ही है कि हाँ भाई इसके बाद ये होगा। ये कोई ज्ञान का प्रमाणिक साधन नहीं। यानी चार्वाक ने अनुमान को एक प्रकार से अटकलबाजी ही माना है, अनुमान की भ्रांति ही माना है। अब यहां चार्वाक की तुलना पाश्चात्य दार्शनिक ह्यूम से हो सकता है। ह्यूम ने भी कारण कार्य संबंध को एक प्रकार से तार्किक क्रिया न मानकर मनोवैज्ञानिक क्रिया ही माना है। जैसे चार्वाक अनुमान को एक मनोवैज्ञानिक क्रिया मान रहे हैं, उसी प्रकार से ह्यूम ने भी कार्य कारण संबंध को वास्तव में एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया ही माना है। इस प्रकार से देखा जाए तो चार्वाक ने एक तरफ तो व्याप्ति को असिद्ध करके अनुमान को अप्रमाणित किया, दूसरा अनुमान को ही असंदिग्ध बताकर एक मनोवैज्ञानिक सहचर्य दिखाकर अटकलबाजी सिद्ध कर दी। इस प्रकार चार्वाक ने अनुमान का खंडन करके अपने प्रत्यक्षवादी सिद्धांत को ही स्थापित किया। यही उनके ज्ञान मीमांसा का, अनुमान का खंडन उनके ज्ञान मीमांसा का निषेधात्मक पक्ष है, और अनुमान के खंडन के बाद प्रत्यक्ष की स्थापना करना उनके ज्ञान मीमांसा का भावात्मक पक्ष है। लेकिन आलोचना तो दर्शन में होगा ही होगा। जैन दार्शनिक कहते हैं कि चार्वाक यदि अनुमान का खंडन करने के लिए किसी तर्क का सहारा लेते हैं, तो वो अनुमान का ही सहारा ले रहे हैं। यानी प्रत्यक्ष को प्रमाणित करने के लिए और अनुमान को खंडित करने के लिए यदि चार्वाक किसी तर्क का सहारा ले रहे हैं, तो वो अनुमान का ही प्रयोग कर रहे हैं। कैसे? जैसे कुछ अनुमान भ्रम मूलक हैं। भाई एक अनुमान गलत निकल गया, दूसरा अनुमान गलत निकल गया, यानी कुछ अनुमान भ्रम मूलक हैं, अर्थात सभी अनुमान भ्रम मूलक है। यही तो चार्वाक कर रहे हैं। एक अनुमान गलत हो गया, दो अनुमान गलत हो गया, चार अनुमान गलत हो गया, तो वो क्या मान ले रहे हैं? सभी अनुमान भ्रम मूलक है। ये भी तो प्रकार का अनुमान है। जैन दार्शनिक यही कह रहे हैं कि भैया यदि चार्वाक कह रहे हैं कि भाई अनुमान अप्रमाणिक है, ठीक है, लेकिन आप अनुमान को जब अप्रमाणिक सिद्ध कर रहे हो, तो आप एक अनुमान के खंडन के लिए दूसरे अनुमान का ही सहारा ले रहे हो। यानी आपका खंडन ही विरोधाभास सिद्ध हो जाता है। अनुमान का खंडन अनुमान के माध्यम से आप कर रहे हो। यानी चार्वाक का अनुमान का खंडन स्वयं एक अनुमान हो जा रहा है, जो एक प्रकार का विरोधाभास है। इस प्रकार से चार्वाक का अनुमान का खंडन पूर्णतः सत्य नहीं माना जा सकता। यह स्वयं एक अनुमान की प्रक्रिया, यह आईएस में आता भी है, फिलॉसफी में आया भी है कि चार्वाक के अनुमान का खंडन स्वयं एक अनुमान की प्रक्रिया है ही। जैन दार्शनिक वही तो दिखा रहे हैं कि यदि कुछ अनुमान भ्रम मूलक हैं और आप उसके आधार पर सभी अनुमान को भ्रम मूलक मान रहे, ये भी तो अनुमान है। और यही आपका विरोधाभास है कि एक अनुमान का खंडन करने के लिए आप दूसरा अनुमान मान ले रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुमान का खंडन भी एक प्रकार का अनुमान ही है। तो आज हम लोग चार्वाक के ज्ञान मीमांसा का निषेधात्मक पक्ष देख लिए, जिसमें अनुमान का खंडन। नेक्स्ट में अन्य प्रमाणों का खंडन हम लोग देखेंगे। एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।